अच्छा बेटा, अभी मैंने बोलना ही This है। call is now being चलिए recorded. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आवाज सही है बेटे? जी सर। अच्छा बेटे, हम करने जा रहे हैं, ये मज़ेदार पेपर मुझे लगा इसलिए मैंने ये निकाल दिया है। 2018 8 का पेपर है बेटा। और इसमें ऑर्गेनिक का भी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते। 2008 अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को कैटलिस्ट कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कैटलिस्ट। और ऐसा लग रहा है कि इसके मार्क्स शायद 2 हैं, सर दो ठीक है। मार्क हैं इस पे। 2 मार्क हैं। तो बताएं कैटलिस्ट के बारे में आप क्या लिखेंगे? सर वो इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग यूज्ड, मतलब आखिर में वो वैसे ही अनचेंज रह रहते हैं। ठीक है, Sir, by providing alternate route. प्रोवाइड ऑल्टरनेट रूट, ठीक है। तो अब 2 मार्क के लिए लिखना है, ये जहन में रखिएगा। 2 मार्क के लिए आपने 2 डिफरेंट बातें कहनी होती हैं। सर एक तो ये हो गई ना कि इट लोअर्स एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, और फिर दूसरा होता है कि विदाउट बीइंग यूज्ड। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या चीज है? तो अ सब्सटेंस that increases the rate of reaction, increases the rate of reaction by providing an alternate route with lower energy of activation, with lower एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मेरे ख्याल में 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें, विथ लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बेटा मेरे ख्याल में ये जो पॉइंट लिखा था इसका 1 मार्क है, और लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसका दूसरा मार्क हो जाएगा। ऑल्टरनेट रूट रेट बढ़ाता है, ऑल्टरनेट रूट देता है, तो ये आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगला इक्वेशन है H2O2 की डिकम्पोजिशन की इक्वेशन लिखे। याद रखिएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लैब में कंटेनर रखे रखे पानी में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इधर 2 लगा के इधर 2 लगा के इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो बेटा ये 2 मार्क का है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया बेटा। अब अगला केस कह रहा है कि C15H32 अल्केन है, अल्केन है सर, अल्केन। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ये, अच्छा अगर आप चाहें तो इसके स्टेट सिंबल भी लिख सकते हैं। H2O2 एक्वियस होता है, वाटर लिक्विड होता है, और ऑक्सीजन गैस होता है। मांगा नहीं है इसने, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया। अच्छा अब ये कह रहा है विच होमोलोगस सीरीज, आप लिख देंगे अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, कैसे पता चला आपको? CnH2n+2 होता है इसका जनरल फॉर्मूला। अब आप देखें, इसके फौरन बाद आपको ऐसा लगा कि इसके पास मोल का क्वेश्चन आ गया बेटा। आप देखें, ऐसा लग रहा है कि मोल का क्वेश्चन आ गया। इसका सेकंड पार्ट है, मोल का क्वेश्चन कह रहा है बेटा।
use the equation above and your answer to A2 to calculate the amount in moles of H2O2 that will provide sufficient oxygen for the complete oxidation of 1 mole of C15 H32। अच्छा जी, अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा। C15 H32 और O2। देखो बेटा 1:23 का रेशियो है, 1:23 का रेशियो है। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा सही 1 फिर से बता देंगे? बेटा अगर आप देखें, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये कह रहा है आपके पास एक आंसर है, ये इक्वेशन है, ठीक है, A2 ये A2, आप मोल निकालें H2O2 के, जी सर। ठीक है, H2 that will provide sufficient oxygen for the complete oxidation of 1 mole of C15H32। ठीक है सर। ठीक है, यानी H2O2 O2 दे रहा है, फिर O2 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये O2 कहाँ से आ रही है? डेफिनेटली यहाँ से आ रही होगी। जी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और लिखें यहाँ इक्वेशन H2O2 रेशियो O2, तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा 2:1। बोले ऐसा ही है बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा, इसने कितने मोल कहा है, किसके मोल कहा है? C15 का बोला है, ठीक है। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सर वो जो H2O2 वाला रेशियो है उसमें O2 के नीचे 23 लगेगा ना, ताकि हमें पता चलेगा कितना O2 इस्तेमाल हो। देखिए 23 लिखा है मैंने, गौर से देखे आप। नहीं, मैं सर आगे की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपने सही लिखा है। ठीक है, ये मैंने अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखा है। अच्छा अब आप हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक मोल में 23 है, ठीक है। तो अब आपने ये दूसरे स्टेप में ये करना होगा। तो 23 के अंदर कितने H2O2 होंगे, ये कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। X इज इक्वल टू 46। 46 मोल आ गए, मोल ऑफ H2O2। ये आ गया स्टेप 1। स्टेप 1, और इससे आपने फिर ये किया स्टेप 2। फोर्टी सिक्स इसका आंसर आ गया बेटा। अब ये कह रहा है सबमरीन इक्विप्ड विद वाटर इंजन यूज 212 टन ऑफ डीजल फ्यूल ड्यूरिंग एन अंडर वाटर voyage. The submarine also carried concentrated aqueous H2O2. कैलकुलेट, देखें सवाल पढ़ के ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, ठीक है, क्योंकि सवाल में खाली नॉलेज दी हुई है। आप जैसे नीचे पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आता है। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ डीजल फ्यूल यूज ड्यूरिंग, ठीक है, जितना भी आपने अंडर वाटर जो है वो सफ़र किया है, उसके अंदर आपने कितना जो है वो डीजल फ्यूल आपने इस्तेमाल किया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा डीजल का फॉर्मूला आपके पास है, ये रहा डीजल फ्यूल C15H32, ये डीजल है, ठीक है। पहले इसका आप MR निकालें। पहला स्टेप होगा MR ऑफ डीजल। स्टेप 1 है बेटा MR ऑफ डीजल। तो बेटा C15 है H32, 12 मल्टीप्लाई बाय 15, सर 212। 212 आपने कहा, 212 मोल आ गया, ठीक, ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। अच्छा ये आपके पास आ गया। बताइए फ्यूल कितना लिया था इसने? सर 2012 टन। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनना, जब तक कि आप
टन को ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो पहले आप टन को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल में निकाल लेंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप है ग्राम ऑफ डीजल। तो बेटा 1 टन के अंदर उसने कहा 10⁶ ग्राम होते हैं, तो 212 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ ग्राम आ गया। ये आ जी गया सर। आपका स्टेप 2। अब आ जाइए स्टेप 3। बेटा स्टेप 3 में आपने मोल निकालना है, मोल। स्टेप 3 में क्या है, मोल ऑफ डीजल। मोल ऑफ डीजल ग्राम ओवर एमआर। ग्राम आपने निकाला है 212 इंटू 10⁶। एमआर आपके पास है 212। बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है? सर 1 1 times 10 to the power 6. 1 जी सर। अच्छा मैंने समझा है 1 इंटू 10⁵ सर 6 6 6 sir. 1 इंटू 10⁶ मोल आ गए, ठीक है। कुछ भी नहीं करा आपने, आपने इसके मोल निकाल लिए, ठीक है। अब ये आगे कह रहा है यूज योर आंसर टू B2 जो ऊपर निकाला है, एंड C1 जो अभी निकाला है, जो उससे पहले निकाला था। कैलकुलेट द मास इन टन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज ड्यूरिंग द अंडर वाटर वोयेज, ठीक है। अब आपने मास निकालना है, ठीक है। आपने H2O2 का निकाल लिया ना, ऊपर कितना ग्राम निकाला था आपने, अमाउंट 46 मोल। H2O2 के मोल निकाले थे 46, ठीक है जी। आपने H2O2 के मोल निकाले थे 46। सर वो 2 इंटू 23 किया ना 46 के लिए। देखो देखो मेरी बात सुनो गौर से। हाँ 2 इंटू 43, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गए H2O2 के मोल, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है किसकी लो B2 की, तो भाई ये रहा B2 46। अच्छा C1 लो 1 यानी ये रहा। अब आपने निकालना है मास ऑफ H2O2। तो आपको ऊपर मोल आ गए थे H2O2 के 46, तो ये किसके मोल निकाले ऊपर आपने, डीजल के। तो वापस लिखते हैं C15 H32 रेशो H2O2। तो इनका कोई रेशो है, इनका कोई फिर रेशो नहीं है। ऑक्सीजन का निकालेंगे ना पहले। ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। मैं चाह रहा था कि इसका कोई शॉर्टकट मेथड निकालें। सर देखिए इसका 1:46 नहीं बनेगा। 1:16 का रेशो है। 16 का 1:46। रेशो था। हाँ बेटा 1:46 का रेशो समझ में आ रहा है, सर पर इक्वेशन में 1:46। तो 16 नहीं दिया हुआ। हाँ बेटा एक मिनट रुके, देखें इधर देखें, इसने क्या कहा था गौर से देखें। अगर आप सवाल समझ के कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए उसने कहा था 1 मोल में कितना कितना H2O2 चाहिए। ये देखिए आप ही ने किया ना, 1 मोल के अंदर 46 मोल H2O2। अच्छा तो 1 मोल के अंदर 46 H2O2, तो 1 इंटू 10⁶ में कितना होगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बताएं क्या आएगा बेटा। सर 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 4.6 इंटू 10⁻7। 7 ये आ गया मोल ऑफ H2O2। ये आपका आ गया स्टेप 1। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में ग्राम निकालें, ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल। बेटा H2O2 का एमआर निकालें, कितना आएगा? 34. 34 करेक्ट। 34 मल्टीप्लाई बाय 4.6 इंटू 10⁻7। बोलो बेटा 1.56. 4 times 10 to the power 9. 564. सर 1.564 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 ग्राम्स।
10⁻9 ग्राम। अच्छा, आपको टन में निकालना है, ठीक है। तो अब आपने स्टेप 3 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 10⁻6। देखिए, मैं तो इस चीज पे यकीन ही नहीं करता, मेरा अक्सर गलत हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ टन, यहाँ ग्राम। एक टन में 10⁻6 ग्राम, तो 1.564 इंटू 10⁻9 में कितने टन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिवाइड होगा। सर तो 1564 1564 ठीक है बेटा, 1564 टन आ गया इसका आंसर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे आपने ये लिख दिया। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन टू देम द एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द वॉल्टर इंजन वर पास इनटू द सी। बताइए, अगर ये सब कुछ सी के अंदर जाएगा तो बताइए क्या चीज पानी के अंदर जाएगी। सर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, तो फिर जो एक्वस लाइफ होगी वो मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगी ना पानी में। हाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाएगा, ठीक है। और पानी में जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ एक करेगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है, या फिर कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। सर हाँ बेटा बोले। स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर दें। अच्छा बेटा अच्छा बेटा, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, जी सर, ये ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाँ H2O रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। हाँ बेटा, आपने मुझसे क्या सवाल पूछा था, दोबारा पूछिएगा, मुझे आवाज नहीं आई थी सही। सर मैं कह रही थी कि स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे कर दें, वो स्क्रीनशॉट लेना था, वो सभी सही है। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो। जी सर, ले लिया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गया हमारे पास। अब इन्होंने कहा है, इसका आंसर लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड would dissolve in the sea water and form carbonic acid। सर इसमें ये नहीं लिख सकते कि मछलियां मर जाएंगी, बस सिंपल सा आंसर, 1 मार्क तो है। जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या, व्हाट वुड हैपन टू देम, आप बता सकते हैं देम का क्या मतलब है। मरीन लाइफ। नहीं, ये तो प्रोडक्ट, एग्जॉस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, एग्जॉस्ट सर पर प्रोडक्ट का क्या उसने होगा। स्पेसिफिकली एक सी एक भी तो मेंशन किया है ना, तो अगर वो नहीं नहीं ऐसी नहीं पूरा नहीं वाटर में पास कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वो उसका क्वेश्चन भी सही है यासिर, लेकिन मेरी बात गौर से सुनोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, द एग्जॉस्ट प्रोडक्ट वर पास इनटू द सी, व्हाट वुड हैपन टू देम का मतलब है एग्जॉस्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा। अगर वो हम लिखेंगे मछलियां मर जाएंगी, वो कहेगा भाई क्या जवाब दे रहे हो, मैं पूछ तुमसे ये रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा। बेटा मेरी बात समझ आ रही है जी मोहम्मद, सर। ठीक समझ आ है। गई। यासिर बात समझ आई है बेटे। जी सर। अच्छा देखो, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर है, देखो ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। जी सर। अच्छा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, या ये भी तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, कार्बोनेट भी बन सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन सकता है। सर हाइड्रोजन कार्बोनेट तो वो H2CO3 स्प्लिट होता है तब नहीं बनता। हाँ इसीलिए एक ही बात है। चलो ठीक है, यहाँ तक के भी सही है, कुछ एक्स्ट्रा ही लिख रहा था, ठीक है, कार्बोनिक एसिड सर बनेगा। सर हाँ बेटा बोले। H2CO3 में तो 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन है, ये तो 5 बॉन्ड हो गए। नहीं, बॉन्ड से कोई ताल्लुक थोड़ी है बेटा, एक नहीं सर, कार्बन है, एक उसका कार्बन है, फॉर्मूला यही होता है। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन, ये कार्बोनिक एसिड यही तो होता है, H2CO3। ठीक है सर। अच्छा मेरी बात सुनिए, सिर्फ इसका आंसर ये नहीं था कि क्या बनेगा, व्हाट वुड हैपन टू देम,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा, अगर आपने ये लिख दिया ना कि ये डिसॉल्व हो जाएगी, तब भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है सर। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आप ये देखिए, ये कैसा कंपाउंड है। देखिए ये कीटोन होता है, कीटोन। अच्छा, अब ये क्या नई बला आ गई, तो देखो ये कीटोन है और ये अल्कीन है। इन दोनों के मिलने से बनेगा कीटीन। अब आपसे ये पूछ रहा है सजेस्ट वैल्यूज फॉर द HCH एंड बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। आइए मैं इसको बना के दिखाता सर हूँ पहले बेटा। वाले का तो 180 होगा ना? सर 180 होगा। नहीं बेटा, ऐसे भी फॉरन आंसर नहीं लिखेंगे। देखो ये आया, ये आया, देखा। अच्छा अब मैं देखेंगे HCH ये क्या 140 एंगल है? सर 120 होगा ना? 120 सर, sp2 है। 120 P1 P2 sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 पे एंगल होता है 120 डिग्री। अब ये देखिए ये sp है, sp पे एंगल होता है 180 डिग्री। खुदा का वास्ता देके कह रहा हूं, अगर पेपर 2 में अच्छे नंबर आएंगे तो P1 गलत होगा, P3 गलत होगा, कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर P1 P3 अच्छे हो गए और P2 बेड़ागर्क हो गया तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। मैं आपको सिलेक्टेड ईयर कराए जा रहा हूं। मैं चाहूँ ना तो आपको नए ईयर कराऊं। आप नए ईयर खुद कर रहे हैं, ये पुराने ईयर छुपे हुए ईयर हैं, ये बच्चे नहीं कर रहे। क्वेश्चन बैंक से पेपर बनता है बेटा, ये आने चाहिए आपको। अच्छा अगला है सर वो बाइक एक सवाल था दोबारा कि समझाते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखें, आप लोगों ने जज्बाती होकर फौरन आंसर देने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं रुक जाए। देखें मैंने इसको खोल के बना दिया, फिर मैंने देखा एस फिंगर मेथड यूज किया, P1 P2 sp2 पर हमेशा 120 डिग्री एंगल, मैंने इसलिए 120 डिग्री लिख दिया। अब इधर देखें एस पी पे 180 का डिग्री का एंगल। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? सर मुझे एक सवाल था। पूछो बेटा। सर ये जो एंगल्स वाली चीज़ है, ये रट्टा टेबल से थी, इसको कैसे याद करें? मुझे बहुत मुश्किल होती है याद करने में एंगल्स। देखो अभी तो मैंने तुम्हें ये बता दिया ना, देखो किस तरह से मैंने किया। ना मेरे पास कोई चीज थी ना टेबल था, मैंने बॉन्ड गिने P1 P2 sp2 पे एंगल 120। अब इसका पूछना है sp पे हमेशा 180 डिग्री एंगल। सर बेस्ट SP2 मेथड है, पे हमेशा 120 होता है। sp2 पे हमेशा 120 होता है। अपना वो चार्ट निकाल के देख लो, यही है। अब ये कह रहा है बताओ इसका नाम कीटीन क्यों है? सर क्योंकि इसमें एक कीटोन और अल्कीन अल्कीन। का ग्रुप है, C मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और दूसरा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक ग्रुप इसमें कीटोन का है। सही है बेटा, तो मैं अपनी दानिश में ऐसे लिखता हूँ, कीटी कम्स फ्रॉम कीटोन ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O एंड इन comes from alkene group। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब है राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कीटीन को कंप्लीटली कंबस्ट किया है। देखिएगा कीटीन क्या है, कीटीन में कितने कार्बन है? कीटीन है CH2 CO O2। अब हम देख सकते हैं रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसका मतलब है 2 कार्बन डाइऑक्साइड।
बताओ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 का आधा किया तो 1 वाटर बन गया। अब आपने राइट में देखा आपके पास कितनी ऑक्सीजन है? सर बैलेंस है ना, 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, अच्छा 2 बैलेंस है। जी सर। नहीं सर, 4 और 5 उधर है, 5 वहाँ है, पे ठीक 3 है। है। राइट में 5 है तो इधर 2 लगा दें तो बैलेंस। अच्छा मैं एक ऑक्सीजन भूल गया सर। सही है बेटे, अगर आप 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगी ना बेटे। क्या ये बैलेंस है? देखना, चेक कर लेना बेटा। यस सर, बैलेंस है। बैलेंस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा अब अगला है, यूज योर इक्वेशन टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीएम क्यूब measured at room temperature and pressure, which will be formed when 3.5 gram of ketene are burned in an excess of air. Give your answer to 2 significant figure. अब गौर से देखिएगा, सबसे पहले आपने स्टेप 1 में निकालना है एमआर। खुदा का वास्ता देके बार बार आपको कह रहा हूं, देखिए मैं खुद किस तरह से कर रहा हूं। सबसे पहले आपने निकालना होगा एमआर ऑफ कीटीन, CH2CO। तो बेटा 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 24 2 सर 16 42 कितना? 42 42 आ गया। अब स्टेप 2 में निकालेंगे आप मोल ऑफ कीटीन। स्टेप 2 में निकालेंगे 3.5 डिवाइड बाय 42। ठीक है बेटा, ग्राम ओवर एमआर। आपने कहा 3.5 डिवाइडेड बाय 42। शाबाश बेटा, कितना आ रहा है? सर 0.83 0.083 सॉरी 0.083। 0.0833। जी सर। ठीक है मेरा बेटा, सर 0.0833। सर पर उसने बोला 2 सिग्निफिकेंट में लिखेंगे ना, तो फिर 83 पे लिखेंगे ना। नहीं बेटा, आंसर 2 आंसर है ना। सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है, अभी नहीं लिखना, आंसर लिखना है। अगर इस तरह से आपने हर जगह राउंड ऑफ करते रहे तो आपका आंसर क्या से क्या बन जाएगा। सर आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है? वैसे तो 3 से 4 लिखना होता है, लेकिन ये कह रहा है कि आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे देना। ठीक है। अच्छा, आपने एमआर निकाल सर लिया। 1:2 है तो टाइम्स 2 कर लेंगे अब इसको। हाँ, अभी देखते हैं बेटा, अभी तो वॉल्यूम निकालना है ना, तो आरटीपी पे निकालना है, किस पे निकालना है? देखो सर रूम जी टेम्परेचर सर, है ना, RT आरटीपी लिखा हुआ रूम है। टेम्परेचर सर पे निकाल। RDP है। सर टाइम्स बेहतरीन 2 बात है करेंगे और फिर 1 मोल इज इक्वल टू 24 डीएम। बेटा। सबसे पहले आपने मोल रेशियो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपने मोल रेशियो निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालने होंगे। तो अब आपका अगला टारगेट है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप मेरी बात समझ रहे हैं इधर? अभी जल्दी हो जाती है वो। जी जी सर सर। जी। CH2CO रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड 1:2 का रेशियो है, तो 0.0833 रेशियो एक्स। बोलो बेटा क्या आ रहा है? 0.1667। 666। मैं राउंड ऑफ ही नहीं कर रहा, ठीक है। मोल ऑफ सर ये कार्बन क्यों डाइऑक्साइड। किया हमने? मोल क्यों निकाले इस तरह रेशियो से? अच्छा बताइए, वॉल्यूम किसका निकालना है? कीटीन का निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर किसके मोल चाहिए होंगे हमें बेटे? अच्छा सही है। सही है। अच्छा, यहाँ तक बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आगे बढ़ते बेटे, आगे बढ़ते। आगे कह रहा है कि वॉल्यूम निकालना है। अब आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो अगला स्टेप है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे ना। जी बिल्कुल बेटे। स्टेप 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई मोल है 0.1666 मल्टीप्लाई बाय 24। बताइए क्या आंसर आ रहा है बेटे? 4.0 2SS में देना है। 4.0 डीएम क्यूब। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 4.0। अगला क्वेश्चन है बेटा, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन
सर इसकी डेफिनेशन लिखी। 3.998 आया, तो मुझे वो फिर से बता दें आपने कैसे उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगर मैं लिखता 3.9 तो ये तो बेमानी होती ना। 3.99 का मतलब है 4 लिख नहीं सकता क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो लिहाजा मैंने 4.0 लिख दिया। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आप सारी डेफिनेशन लिख देते, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं लिखते इन अंडर दियर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। कंडीशंस। नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन तो लिख देते हैं, लेकिन रिएक्टेंट शुड बी इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट, ये नहीं लिखते। मैंने आप लोगों को कई दफा देखा है, आप डेफिनेशन पूरी लिखते हैं। देखिए आप क्या लिखते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। आप लिखते हैं द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound is formed from its element आप क्या लिख देते हैं, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। बोले यासिफ सही लिखी, डेफिनेशन गलत है? सर आपने वो कुछ ऐड भी तो करना था, आपने बोला था ये गलत है ना। नहीं, वैसे आप यही लिखते हैं ना डेफिनेशन। जी सर, मैं तो From ये their लिखता हूँ। elements in their standard states under standard conditions. शाबाश, एलिमेंट्स लिखा इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इसका मतलब है कि अगर क्लोरीन ले रहे हैं, ब्रोमीन ले रहे हैं, आयोडीन ले रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए। सर कंबशन वम्बशन सब में यही लिखेंगे। फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा, सिर्फ ये जुमला जो है फॉर्मेशन में डालेंगे। हाँ, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अच्छा बेटा, अब ये देखिए, ये आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कंबशन। देखिए टाइप ऑफ इंथैल्पी का सवाल है, टाइप ऑफ इंथैल्पी का सवाल है, और ये मार्क्स मुझे नजर आ रहे हैं। ये डेफिनेशन जो आपके पास है क्वेश्चन में, तो ये आपसे कह रहा है सर इसकी 3 सी मार्क का पार्ट, सवाल होगा ना। यानी ये डेफिनेशन 3 मार्क की है। जी सर, या तो ये 2 मार्क की होगी और नीचे वाला सवाल 4 मार्क का होगा, ऐसा कर अच्छा, सकते तो इसका मतलब ये हुआ, एक लिखना पड़ेगा इंथैल्पी चेंज, एक मिलेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट, एक मिलेगा इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये 3 मार्क्स हो गए। अब 3 मार्क ये हो गए, 3 मार्क का न्यूमेरिकल है। अच्छा जी, अब आपको कह रहा है कि कंबशन फॉर्मेशन। अच्छा बताइए निकालना क्या है? हैं। सर फॉर्मेशन ऑफ कीटीन निकालेंगे ना, तो सर फिर एक टाइप ऑफ equation एंथैल्पी बनेगी। एक्सो या एंडो। देखो, नहीं वो तो सही है, आपसे सवाल में कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटीन। तो जी सर। मैंने आपको एक आसान तरीका बताया, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले कीटीन की फॉर्मेशन लिख लें। ये देखें, कीटीन की फॉर्मेशन लिख लिया आपने, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो बेटा ये कैसे फॉर्म होगा, फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जी सर, एलिमेंट क्या कार्बन और चाहिए, हाइड्रोजन दो कार्बन चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, और एक और ऑक्सीजन चाहिए। आधा ऑक्सीजन चाहिए, आधा। एक एक ऑक्सीजन तो कुछ नहीं होता ना, आधा O2 लेंगे तो एक आएगा ना। जी सर। अच्छा देखो, इसका नाम मैंने रख दिया H1, ये निकालना है आपने। अब आप देखें, इससे आप कह रहे हैं कंबशन दी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें, तो ये आ गए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम रखते हैं H2। बताइए ये 2 टाइम होगा या खाली -395 आएगा? सर 2 टाइम्स 2 टाइम्स। 2 टाइम आप कह रहे हैं, ये 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए हाइड्रोजन की क्या दी हुई है बेटा, सर स्टैंड कंबशन। कंबशन। तो ये भी पानी ही बनाएगा कंबशन करके, इसका नाम जी रखते हैं सर। हम H2
H3 इसकी वैल्यू है -286। बताइए इसकी भी कंबशन है, ये दोनों बनेंगे। जी सर। इसका नाम रखा हमने H4 -1028। बताइए कौन रिजल्टेंट होगा? सर H2 रिजल्टेंट और CO2 और H2O रिजल्टेंट है, और आपने कहा H2 और H3 रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट इज जी सर। इक्वल टू सम ऑफ ऑल। मैं अभी डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाऊंगा करना, मैं पहले देखूंगा मुझे H1 निकालना है, तो मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3 माइनस H4। सर अच्छा भाई, जी बेटा बोले। सर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, टेबल देख लें। ये लो बेटा, ये सर लो टेबल। वो रिजल्टेंट आप जो एक एरो वाले मेथड से निकालते हो मुझे समझ नहीं आता, तो फिर मैं एक और मेथड मैंने सीखा है, मैं वो इस्तेमाल कर लूँ? देखो बेटा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये देखो, ये वेक्टर है, इसका हेड इसके हेड से मिल रहा है, इसकी टेल से मिल रही है, तो यही रिजल्टेंट हुआ है। इसके अलावा जो भी मेथड ले रहे हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेंगे, ये कभी भी गलत नहीं होगा। दो हेड मिल रहे हैं, देखो इसके जी टेल से मिल रही है, यही रिजल्टेंट है। सर अगर फॉर इंस्टेंस मतलब दो टेल्स मिल रही होती है और दो हेड्स मिल रहे होते फिर? दो हेड मिल रही होती है, दो टेल मिल रही है, ये दो ही तो मिल रही हैं, तो ये दोनों रिजल्टेंट हुए। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब देखो H2 की वैल्यू है 2 टाइम्स -395, H3 की वैल्यू है -286, और कौन सी माइनस का साइन है? माइनस, अहमद क्या कह रहे हो बेटा? -1028। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? -48 -48.0 किलो जूल पर मोल। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था, इसलिए लिख दिया मैंने, वरना अगर 2 कहा है, कुछ नहीं कहा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ये कह रहा है कीटीन कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इथेनोइक एसिड बाय रिएक्शन विद द कंपाउंड ए, सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड ए। गौर से देखना, देखो मुझे नहीं मालूम तुम किस तरह करोगे, मैं ऐसे करूंगा, गौर से देखना बेटा। मुझे चाहिए कीटीन, ये रही कीटीन, मैंने लिखा सर ये ऑक्सीडेशन हुई है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। हाँ देखो अभी देख लेते हैं, मैं खुद फैसला नहीं कर सकता जब तक के मैं खुद इसको नहीं करूंगा ऐसे। देखो CH3 COOH, बताओ इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर कितने हाइड्रोजन? 2, इधर कितने हाइड्रोजन? 4, इधर कितने ऑक्सीजन? 1, इधर कितने ऑक्सीजन? 2। बताओ बेटा कितनों का फर्क आ रहा है? सर दो हाइड्रोजन का फर्क है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। सर तो वो H2O का फर्क आ रहा है। H2O का फर्क आ रहा है, H2O का फर्क है। तो भाई ये पानी के साथ रिएक्ट किए। सर फिर कितना हाइड्रेशन आसान, हुई है ना? उसने ये नहीं पूछा था कि हाइड्रेशन हुई है, हाइड्रोलिसिस हुई है, उसने पूछा था व्हाट इज ए। कितने आसानी के सर तो साथ वो मैंने, रिएक्शन से पता लग सकता है ना कि क्या हुआ है, मतलब अगर H2O ऐड हुआ तो फिर H3PO4 होगा। यहाँ से मेरी बात सुनो ना, हमें ना सवाल जो कह रहा है वो करके आना है, हम अपनी तरफ से उल्टा सीधे लिख के आएंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, वो ये कह रहा है बताओ सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ ए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अबे भाई इन दोनों को माइनस करो, जो आएगा वो रिएक्टेंट। वाटर, अब ये लिक्विड होगा, गैसियस होगा, स्टीम होगा, लग हो, बताए। ठीक है, मैंने क्या लिखा? आइडेंटिटी ऑफ ए क्या है? वाटर। बोलो बेटा मेरी ठीक है बात समझ सर। आई? आसिफ तुम्हें नहीं आई है?
सर ये मतलब मैं समझा नहीं, मतलब ऑर्गेनिक, मतलब जो नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसमें भी ऐसे ही निकालेंगे? हर रिएक्शन, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे कोई सा भी हो, आपसे कहेगा रिएक्टेंट ये, प्रोडक्ट ये, बताइए दूसरा रिएक्टेंट क्या है, तो आपने प्रोडक्ट में से पहले रिएक्टेंट को माइनस करना है, दूसरा रिएक्टेंट आ जाएगा। ठीक है सर। ये सबसे आसान तरीका है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रोड पे कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, कोई नहीं है हमारे उसमें, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि बताइए क्लोराइड से क्लोरीन कैसे बनेगा, बताइए। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, जी सर। इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। बताइए ये ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। बेटा याद रख लेना, ए लॉस ए ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए ए ना ए सर। ए ए ए एनोड, ए वॉवेल है, ओ ऑक्सीडेशन वॉवेल है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए मैंने क्लोरीन लिखा था। अब है रिडक्शन, ये A2 के अंदर आएगा आपके पास, ये देखिए H2 से हाइड्रोजन गैस यहाँ 2 लगा दिया। बताइए कैथोड पे रिडक्शन होगी, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जी यहाँ सर। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सर ऑक्सीडेशन में ऊपर जो हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, हाँ लॉस कहते हैं, लॉस कहते हैं। सर हाँ बेटा बोले। सर जो आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जो इक्वेशन होती है, वो हम, हाँ जो आपने दूसरी वाली इक्वेशन लिखी है हम वैसे लिखते हैं ना, लेकिन 2 हटा के। एक बार क्लोरीन का सवाल था, क्लोरीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखी थी, हमने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी थी। नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन लिख नहीं सकते। आयोनाइजेशन का मतलब होता है बेटा प्लस बनाना, और ये तो कोई आयोनाइजेशन नहीं है इसमें ना बेटा। सर आयनाइजेशन में तो स्टेट्स भी लिखते हैं ना, गैशियस। हाँ, लेकिन आयोनाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बस। सर मैं आपको वाला सवाल भेजूंगी फिर। आप मुझको अभी ये क्लास आप मुझे भेज दें, अभी क्लास खत्म होते के साथ ही मैं आपको यही बता दूंगा। ठीक है अच्छा, अब सर। ये कह रहा है बेटा इन द डायग्राम डायफ्रागम सेल the anode is made up of titanium and the cathode is made up of steel, suggest why steel is never used for the anode। बेटा ये सर जो आपके टाइटेनियम वो नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता उसमें। बेटा अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर आपने आयरन इस्तेमाल किया तो आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, रिएक्ट कर जाएगा और आयरन जो है ना वो क्रूड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर टाइटेनियम ये अभी हम टाइट स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे से मतलब दिमाग में कॉन्सेप्ट्स खराब। नहीं 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 नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ऊपर वाला सेल वाला तो नहीं है, लेकिन ये जो सवाल पूछ रहा है ना, ये आपके सिलेबस में है यहाँ से। कैथोड इज मेड अप ऑफ ये वाला नहीं है, ये वाला तो है। तो बताइए, अगर वो आपसे कह रहा है कि टाइटेनियम यूज कर रहा है, स्टील नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि टाइटेनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और आयरन गल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये तो है जी रिडॉक्स सर। में आपके साथ। यासिफ, क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो स्टील यानी आयरन would react with chlorine gas and या while titanium
is resistant to corrosion by chlorine। सर ग्रेफाइट का सवाल होता तब भी यही होता ना, ग्रेफाइट भी ये रिएक्ट नहीं बिल्कुल करता। बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर होता है। ये देखें, ये इससे रिएक्ट करेगा, FeCl2 भी बना सकते हैं, FeCl3 भी बना सकते हैं, जबकि टाइटेनियम नहीं रिएक्ट करेगा। बोलो बेटा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? बेटे क्या नाम है आपका? यासिर। जी सर, समझ आ रही। देखें ये आपका नहीं है, मैंने नहीं कराया। ये देखें, कंपाउंड इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करा रहा आपको। जो नहीं है वो मैं नहीं करा रहा। अब ये कह रहा है क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव एंड विल फॉर्म कंपाउंड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद मेनी एलिमेंट्स। डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर सेपरेटेड। ये तो कोर्स में है भाई। हाँ भाई आसिफ, नहीं है क्या ये? जी सर है। अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर सेपरेटेड सैंपल ऑफ सोडियम एंड फास्फोरस। अच्छा भाई, अब बताओ जरा। सर सोडियम में तो व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, आगे। आपकी बात में मैंने सही मान ली। ये रहा, आपने कहा सोडियम सोडियम क्लोरीन, हाफ क्लोरीन NaCl। बेटा यही कह रहे थे आप? जी सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब फास्फोरस के साथ कह रहे हैं, सर पता वो है? PCl3 या PCl5 बन जाएगा। क्या जी बात सर। है सर भाई, पीपीटी। बेहतरीन बात कह दी है। PCl3 भी बनेगा। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, बैलेंस। यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस है। सर PCl3 सर सर एक कौन सा कलर ऑफ वाइट करता है, येलो? सॉलिड भी, ऑफ वाइट सॉलिड होता है ना एक? PCl3 जो होती है ना, वो फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ठीक है। और सर PCl5? अच्छा, मुझे 1 मिनट रख दे, मैं अभी लिख दूंगा। मुझे सिर्फ इसकी इक्वेशन लिखने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये फास्फोरस है, ये क्लोरीन है। आपने कहा सर PCl5 बनाना है, बना दें। इधर 2 लगा दें, इधर 5 लगा दें, बैलेंस हो गया। फास्फोरस 2 है। अच्छा जी, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा कि इसका तो फ्लेम कलर याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये PCl3 मैं आपको 50 दफा कह चुका हूं, ये कलरलेस लिक्विड है, फ्यूमिंग लिक्विड है, और ये वाइट सॉलिड है। ये वाइट सॉलिड होता है, ये फ्यूमिंग कलरलेस लिक्विड। इसने कहा था डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी, तो व्हाइट सॉलिड दिखेगा। पहली चीज है व्हाइट सॉलिड, NaCl का व्हाइट सॉलिड। व्हाइट सॉलिड। बेटा फ्लेम बताएंगे, फ्लेम कौन सा होगा? सर येलो सॉलिड लिख सकते हैं? बेटा येलो तो मेरा जहां तक मुझे याद पड़ सर रहा है, येलो इसका येलो फ्लेम होगा। बेटा जरा चेक करके कंफर्म करेंगे। येलो है सोडियम की। येलो फ्लेम। सर रेड फ्लेम किसका होता है? यार तुम्हें याद नहीं, मैंने लिखवाया था कि वसीम लिथियम का भाई होता क्या बेटा दोबारा बोलना? है, लिथियम का होता है। नहीं, ये तो सोडियम का तो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आपके कोर्स में तो ग्रुप 2 के हैं, तो आपको वो जुमला याद होना चाहिए, वसीम भाई CA कर लो। ठीक है सर। सल्फर का याद रखिएगा, सल्फर का ब्लू होता है, सोडियम का व्हाइट होता है। ये 2 याद कर ले, बाकी वसीम भाई CA कर लो। तो बेटा हम क्या लिखेंगे इसका? अगर PCl3 लिखा है
तो कलरलेस लिक्विड, लेकिन अगर आपने PCl5 लिखा है तो व्हाइट सॉलिड, फॉस्फोरस का फ्लेम जो है व्हाइट फ्लेम होगा, एल्युमिनियम का भी व्हाइट फ्लेम होता है। सर बेटा बोलो। सर आपने कहा था माचिस की तीली में PCl3 होता है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने फॉस्फोरस कहा था भाई। अच्छा सिर्फ फास्फोरस, सही है सर। सर आपने रेड फॉस्फोरस का बोला था ना, रेड जी फॉस्फोरस। बेटा बिल्कुल बिल्कुल, रेड फॉस्फोरस। माचिस की डब्बी पे जो साइडों में लगा होता है वो सर भी एक रेड फॉस्फोरस। मार्क ऑब्जर्वेशन का है और एक मार्क उसका इक्वेशन का। नहीं, इक्वेशन तो लिखनी नहीं थी ना। देखो हाँ हाँ, लिखनी थी इक्वेशन। हाँ बेटा, 1 मार्क्स इक्वेशन का है तो बिल्कुल सही है। एक इक्वेशन का है, एक ऑब्जर्वेशन का है। सर हाँ बेटा बोलो बेटे। सर हम NaCl की रिएक्शन में ये लिख सकते हैं कि ग्रीन गैस डिसअपियर। ग्रीन येलो गैस डिसअपियर, हाँ ये भी कह सकते हैं। ओके सर। डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी। हाँ नहीं, तो आपसे गैस को थोड़ी कह रहा है देखने को, आपसे कह रहा है नहीं ये तो नंबर नहीं मिलेंगे आपके बेटा। ओके सर। मेरा बेटा वो ये नहीं कह रहा कि जो क्लोरीन गैस डाल रहे हैं उसको देखो, वो ये कह रहा है जो रिएक्शन हो रहा है उसको देखो। ओके सर, सही है। आप पढ़े, सवाल पढ़े, आपको ऐसा लगेगा कि वो कह रहा है उन सैंपल को देखो, सैंपल में क्या होगा। जी मुझे सर। समझ आ गई ये बात। जी सर। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ई पार्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl4 इज डिसॉल्व इन। अच्छा जी, ये वही वाला है पीएच वाला, ठीक है। अब आप देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड 2 से मिलके बनता है, एक MgOH2, एक होता है HCl। बताइए, HCl तो स्ट्रॉन्ग है, बताएं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। सर वीक लग रही है, मैंने मतलब आपने बोला था ना जो पहले कभी मतलब ऐसे सुनी भी नहीं हो, वीक ही होती है। मैंने आपसे कहा था, गौर से सुनिएगा, मैंने कहा था हाइड्रोक्साइड के आखिरी के 2 एक्वियस होते हैं, याद आ रहे हैं, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड जी और सर, सर बेरियम बात हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये सॉल्युबल होते हैं, तो इनकी पीएच बहुत हाई होती है। बेटे मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। सर इसको MgOH की जगह MgO से बना सकते हैं, क्योंकि MgO भी बेसिक ही होता है। क्योंकि मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि मेरे ख्याल से इसमें इसी में आपने पढ़ाया था कि इसमें लेयर बन जाती है और MgOH बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। हाँ तो वो भी दोनों बातें सही हैं, सही। क्योंकि ये बगैर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के ये बन नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ग्रुप 2 का और इन दोनों को मिला के तकरीबन इसकी पीएच न्यूट्रल तक की आनी चाहिए, तो तकरीबन इसकी पीएच 7 हो जाएगी। अगर अमोनिया होता तो ये 1 और 2 के पास आती। अब आ जाइए SiCl4। बेटा ये आपको लग रहा है कि HCl से बनता है और ये पता नहीं कौन से सिलिका ऑक्साइड से बनेगा। तो सिलिका ऑक्साइड तो इतनी ज्यादा बेसिक नहीं होती, तो इसकी पीएच आ जाएगी सर 2 to 4। तकरीबन 2 पे आ जाएगी HCl की। तो बेटा अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये पूछेंगे तो सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। सर जी बेटा।
तो हम सिलिकॉन क्लोराइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिलिकॉन ऑक्साइड बनता है ना, तो वो एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो वो भी सही होगा ना, उसके साथ साथ हम लिखे 1 to 4 pH। देखिए दोनों सूरतों में ये भी एसिडिक ऑक्साइड अगर है तो इसकी तो pH 2 नहीं होती बेटा, HCl की होती है। तो जो कुछ भी है वो HCl की वजह से है। ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, मैंने क्यों इस तरह से बताया आपको, तो आप लिखेंगे SiCl4 reacts vigorously with water। बताइए इसको क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को पानी के साथ विग्रेसली रिएक्ट करें, हाइड्रोलिसिस। शाबाश, हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म HCl gas and SiO2। इक्वेशन लिख लें इसकी, SiCl4 प्लस वाटर गिव SiO2 प्लस HCl। बेटा 4 क्लोरीन है तो इधर 4 लगा दो, अब हाइड्रोजन 4 होगा तो इधर 2 लगा दो। SiCl4 लिक्विड होता है, याद रखिएगा मैंने कई दफा आपको बताया है SiCl4 लिक्विड होता है, SiO2 सॉलिड होता है, HCl एक्वियस होता है। बोलो बेटा, क्या ये बात समझ आ गई है आप लोगों को? जी सर, समझ आ गई है। मैंने आपको ये भी लिखवा दिया, इक्वेशन भी लिखवा दी। अच्छा, हेड ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन मांगी थी, ठीक है। बेटा आपको यहाँ तो मेरी बात समझ आ गई है? सर उसने बोला डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, उसका क्या मतलब है? एक 7 एक 2 है। बताइए MgCl2 आयनिक के कोवेलेंट है? सर आयोनिक। सर बताइए आयोनिक। आयोनिक रिएक्ट करता है या डिसॉल्व होता है? सर डिजॉल्व करता है आयोनिक। तो ये लिख देंगे इज आयोनिक, इट डज नॉट रिएक्ट। सर कोवलेंट रिएक्ट करता है ना? हाँ बेटा, कोवेलेंट ने रिएक्ट कर दिया SiCl4, इट डज नॉट रिएक्ट, इट ओनली सर डिसॉल्व। हाँ बेटा, सर ये एक चीज समझा देंगे, इससे फर्क क्या पड़ता है, रिएक्ट नहीं करता और डिसॉल्व होता है, इसमें पीएच से आप कैसे फर्क पड़ता है? आप मुझे एक बात बताइए, आप पानी में हाथ डालते हैं, आपका हाथ पानी में रिएक्ट करता है, नहीं। डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व करता है? नहीं। अच्छा, जब डिसॉल्व कर रहा होता है तो वो डिसॉल्व का मतलब ये होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को रखेगा। जैसे नमक को पानी में डाल देंगे, वो डिसॉल्व हो जाता है, आप उसको गर्म करेंगे, पानी को एवापोरेट करेंगे, सॉल्ट वापस आ जाएगा, इसे कहते हैं डिसॉल्व। लेकिन अगर आप SiCl4 को पानी में डालेंगे तो वो अगर डिसॉल्व हुआ वो होगा तो वो वापस आ जाएगा, वरना कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जब हम SiCl4 को गर्म करेंगे कभी भी SiCl4 नहीं आएगा वापस, इसका मतलब है उसने रिएक्ट किया है। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर। अब ये जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इसकी वजह से ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा। बताइए, आपको दिख रहा है ना, ये एल्डिहाइड है। जी सर, एक अल्कोहल बन गया और एक साइनाइड भी आ गया। नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुने, ये इथेनॉल है कि नहीं है? जी सर, है इथेनॉल सर। है। बेटा ये इथेनॉल है और ये हाइड्रोक्सी नाइट्राइल है। बताओ रिएक्शन का नाम।
सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सर बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCl। बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेटा अब आप गौर से देखें, ये आपके पास ब्यूटेन है। सर इसके साइड में एक और कॉलम नहीं था, ये एक ही कॉलम है मेरे हाँ ख्याल बेटा, में। पहले पहले 1 बाय 1 कर लेते। इसका है, नाम है 2 ब्रोमो सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ब्यूटेन। आपने कहा फ्री रेडिकल, और बिल्कुल सही कहा। हैलोजन जब भी लगेगा अल्केन में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बेटा अब अगला हमारे पास है, इसका नाम है प्रोपेन टूओल। सर इससे क्या, डिहाइड्रेशन हुई है ना। फिर इससे बना एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन पे नंबर मिलेंगे, या से डिहाइड्रेशन पे नंबर नहीं मिलेंगे। ओके सर। अगर एलिमिनेशन, देखो ऐसे लिखने पे आपको नंबर मिल जाएंगे। एलिमिनेशन लिखो, डिहाइड्रेशन, कोई मसला नहीं है। लेकिन खाली डिहाइड्रेशन लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। यासिफ आप ही आंसर बताएंगे बेटा, जितना गलत बोलोगे उतना सीखोगे। ये प्रोपीन है और ये आपके पास बन गया डायोल। प्रोपेन 1,2 डायोल। बताओ बेटा क्या हुआ ये यासिफ? मैं सर बताऊं वो मैं रिएजेंट्स पता है, मैं नाम भूल गया इसका क्या था। कोई बात नहीं, ऑक्सीजन ऐड हुई है, आप बताओ। सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, शाबाश शाबाश, ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ, इसके रिएजेंट पूछ रहा है ये। अब आपसे पूछ रहा है इसके रिएजेंट। सर हाइड्रोजन साइनाइड HCN होगा ना पहले वाले का। आपने कहा हाइड्रोजन साइनाइड, बिल्कुल सही कहा आपने, हाइड्रोजन साइनाइड। सर NaCN कहाँ यूज होता है? इसी के साथ यूज होगा एज अ कैटलिस्ट, NaCN, ये कैटलिस्ट है। सर मतलब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है एलिमिनेशन एडिशन, वो मुझे देखो ये रहा, इसकी शराफत है, उसने कहा इसमें से लिखो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी। अब अगला देखो बेटा, बताओ अगले रिएक्शन के रिएजेंट बताओ फ्री रेडिकल में। सर HBr ना। गलत। ओ सर ब्रोमीन, ब्रोमीन सॉरी ब्रोमीन। शाबाश। और यूवी लाइट। सर रिएजेंट बोला। हाँ रिएजेंट एंड कंडीशन, हाँ खाली रिएजेंट बोला है, लेकिन यार क्या पता कंडीशन इसके बगैर कैसे होगा। चलिए मेरी सर बात लिख समझ लें। लो, ठीक है। अच्छा जी, अब बताओ क्या करें। सर इसमें तो NaOH डालेंगे ना शायद। नहीं तो नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो मेरी बात सुनो, H2SO4 डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है L2O3 डाल दो, जैसे आपने कहा हीट के साथ। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। सर वो इथेनॉलिक NaOH कब डालते हैं? इथेनॉलिक NaOH डालते हैं अल्कीन बनाने के लिए, हैलोजन अल्केन में। सर मैं ठीक है उसमें सर। अटक गया था इसलिए मैं इसको वो बोल नहीं रहा था, वो मैं पता समझ है गया। यहाँ से, वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें हैलोजन अल्केन होना चाहिए अल्कोहल से, तो ऐसे करेंगे ना। सर इसलिए मैं वो अल्कोहल था ना, इसलिए मैं उसको डिहाइड्रेशन बोल रहा था, मुझे वो मैं उस मिक्स कॉन्सेप्ट मिक्स कर। हाँ लेकिन पता है, कभी कभी यहाँ क्लोरीन लिखा होगा ना, तो आपने डिहाइड्रेशन लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है अगर, सर। है ना, इसलिए कहते हैं एलिमिनेशन लिखें। ओके सर। समझ आ रहा है मेरा बेटा? अच्छा जी अब सर। बताओ, अब बताओ अल्कीन में क्या डालेंगे। सर एल्कीन में तो KMnO4 डालेंगे ना, एसिडिफाइड। बताओ, हॉट होगा कोल्ड होगा? सर डायोल बन रहा है तो कोल्ड होगा ना। कोल्ड, शाबाश, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड।
कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड। ये आ गया बेटा आपके रिएक्शन। मेरे डब्बा असाइनमेंट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। सर फिर भी 2 मिनट ऊपर करें। ये लो बेटा, बड़ा बेहतरीन है वो डब्बा असाइनमेंट। आप खोलेंगे 20-25 सालों के असाइनमेंट, ये डब्बे मेरे बना के रखे हुए। सर मैं अभी आपके मैजिकल असाइनमेंट ही कर रहा था, सुबह से कल करूंगा, वो मैंने प्रिंट मैं करवाया। आपको कह रहा हूँ, अगर आपने पेपर 2 को करना है ऑर्गेनिक बेहतरीन, तो वो कर लें आप। चलो मेरा बेटा, हमारा अगला सवाल आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है एस्टर हैज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड एक्सपेक्टेड an experiment by a student in a college gave a value, it is 7.5 for mr of B। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है बेटा। सर सेम ही होगा ना, क्योंकि फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि ऑक्सीजन एक। अच्छा अभी देख लेते हैं, तुम जरा इसका नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना मास। सर ये मुझे एक और चीज बता दें कि ये कन्वर्ट कैसे करते हैं एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर में। मैं अभी 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 मेरा बेटा, मैं अभी बताता हूँ। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, ठीक है। 24, 4 और 16 कितना आ गया बेटा? 44 आ गया। तो n की वैल्यू निकालोगे, n की, ठीक है। n इज इक्वल टू 87.5 डिवाइडेड बाय 44। देखना बेटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होगा, यासिफ देखना बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला नीचे n। तो देखो तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O नीचे 2, तो फॉर्मूला बन गया C4H8O2। सर ये n वाला फॉर्मूला क्या है, ये मुझे समझा देंगे? देखो n इंटीजर है, ठीक है। कैसे निकाला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब अगला कह रहा है इन द बॉक्सेस ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला 4 आइसोमर ऑफ बी दैट आर एस्टर। गौर से देखना बेटा, 4 फॉर्मूले बनाने, ठीक है। एस्टर के 4 कार्बन के, गौर से देखना। पहले मैं बनाऊंगा, देखो एस्टर में ये तो होगा ही होगा, एस्टर में ये चीज तो होगी ही होगी, हर एस्टर में ये चीज होगी। अच्छा 4 कार्बन है, ठीक है। देखो तुमने क्या करना है, सर एक तो नॉर्मल वाला बनाएंगे ना, फिर बाकी उसके सारे आइसोमर्स बना ये देखो C3H7 लिखा, ये पहला बन गया। दूसरा ये है, 2 इधर लिखो, 2 2 जा 4 और 1 5, एक इधर लिख दो CH3। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी एक सर। ऑप्शन ये करो, 2 इधर कर दो, एक इधर कर दो। अब बताओ तीसरा क्या हो सकता है? सर 2 कार्बन एक जगह पे लगा देना, मतलब CH3 और CH2 और फिर CH3। कहाँ पे लगाऊं 2 कार्बन? उसके बाद एक कार्बन और फिर उसके बाद एक कार्बन लगा दें। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। देखो मेरी बात गौर से सुनो। C3H7 ही मगर एक ब्रांच हो जाएगा बीच में। हाँ ठीक है, C3H7 यानी ब्रांच हो जाएगा, एक क्यों एक क्यों, ऐसे ही कर लें। और ये C3H7 हो, ऐसे ही कह लेना बेटा। जी चलिए इसका नाम लिखते, अगर हमारे नाम अलग अलग हुए तो हम सही हैं, अदरवाइज हमने फिर गलत किए। अच्छा जी, इसका नाम है प्रोपाइल मिथानोएट। सर एक सवाल था सेलेक्टेड, नेमिंग में। बोलो।
सर मैं एक नेमिंग कर रहा था कुछ दिनों पहले, उसमें क्या था कि ना एक कार्बन है ना उसमें, मतलब एक CH3 और एक O2 लगा हुआ था ना, तो हाँ हाँ नहीं सॉरी CH3 और C2H5 लगा हुआ था, तो एक स्ट्रेन चेन बनी थी जिसमें CH3 और C2H5 था, तो उसमें फिर वो 4 कार्बन हुए या फिर 3 हुए? तो मुझे क्वेश्चन भेजोगे ना, फिर मैं अच्छा से समझा सकूंगा, ठीक है ऐसे सर। समझ ही नहीं आ रहा। अब देखो ये इथाइल इथेनोएट हो गया ना, इथाइल इथेनोएट। अब इसको देखो, ये आ गया मिथाइल प्रोपानोएट। अच्छा, अब इसको देखो, ये CH3 ये आ गया, CH3 ये आ गया। अब ये चीज ना आइसो कहलाती है, आइसो वी है ना, वी, ये इस तरह का वी कहलाता है आइसो। ये कोर्स का हिस्सा नहीं है नाम, ना आपका नाम पूछ रहा है, ये मुझे मालूम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आइसो प्रोपाइल, तो इसको 2 मिथाइल लिख सकते हैं? नहीं बेटा नहीं, 2 मिथाइल नहीं लिख सकते। आइसोप्रोपाइल वी जैसा बना, उसका नाम आइसोप्रोपाइल, कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया आइसोप्रोपाइल मिथानोएट। अच्छा जी, इसने क्या कहा था, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें, HCOOC3H7। ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा। और सर जो ऐसा आपने पहले लिखा है वो ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं। उसमें तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर खोला नहीं है ना, इसको भी खोल के लिखें। देखें, CH2 ये बेस्ट है। सर वो जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, अगर मतलब तरीका वैसे ही हो और पर CH2 और CH2 और फिर CH3 लगा दे तो अब सही फिर हो सही जाएगा? है, फिर सही हो जाए, लेकिन जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, ये बेस्ट है। देखो, CH3 CO2 CH2 CH3, इसको देखो बेटा, CH3 CH2 CO2 CH3, इसको देखो, HCO2C2CH3। अब ये कह रहा था, स्टूडेंट हाइड्रोलाइज हिज सैंपल ऑफ बी बाय हीटिंग। यार क्या नाम है तुम्हारा, यासिर, पढ़ना क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा। The student hydrolyzed his sample of B by heating with aqueous mineral acid, then separating the alcohol C that was formed. He heated the alcohol C under reflux with acidified dichromate ions and collected the product D. ठीक है, A sample of D gave an orange precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine reagent. Second sample of D gave no reaction with Tollens reagent. What group does reaction with 2,4-dinitrophenylhydrazine reagent show to be present in D? बताइए क्या होगा। सर पॉजिटिव टेस्ट है। जी सर, पॉजिटिव है तो कीटोन। फिर कीटोन। सर देखिए नहीं, आपने ये कहा, तो बता रहे हैं ना कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों, मतलब कार्बोनाइल है इसमें। शाबाश शाबाश, पॉजिटिव indicates presence of कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन जी सर। दोनों। यहाँ से अगला पढ़े बेटा। सर व्हाट डज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट शो अबाउट डी? सर ये तो वो होगा ना, कीटोन होगा क्योंकि पॉजिटिव एल्डिहाइड देता है। बताओ, टॉलेंस का निगेटिव टेस्ट आया ना, जी सर, कीटोन होगा, कीटोन। तो लिखेंगे टॉलेंस। सर ये टॉलेंस और फेलिंग्स में मैं एक चीज़ में कंफ्यूज होता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव में कलर चेंज क्या देता है? अगर टॉलेंस होगा तो ग्रे पीपीटी आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, या सिल्वर मिरर हो जाएगा। फेलिंग में रेड पीपीटी आ जाएगा। और सर फेलिंग्स में अगर नेगेटिव होगा तो फिर क्या आएगा? कोई भी कलर आ जाएगा, ये नहीं आएगा, रेड नहीं आएगा।
नहीं सर, पर अगर सवाल आ जाए कि क्या मतलब होगा कि हम कर रहे हैं कीटोन का कर रहे हैं फैलेंस के साथ, तो फिर क्या पीपीटी आएगा, तो फिर हम क्या लिखें? वो तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर रेड आएगा तो एल्डिहाइड, इसके अलावा कोई भी कलर आएगा तो कीटोन है। ठीक है सर। असल में ये एल्डिहाइड के टेस्ट होते हैं, नेगेटिव टेस्ट, इसका मतलब है डी इज अ कीटोन। अच्छा आप बताइए सी का फॉर्मूला क्या होगा? सर ऊपर सवाल दिखा दें, एक सेकंड। ये देखें, नीचे सर। जी सर सर। हाँ भाई। सेकंड वाले कार्बन पे होगा ना? भाई देखें, आपने मुझे कह दिया, आप कह चुके हैं कि सी जो है अल्कोहल है, और अल्कोहल सी क्या है, कीटोन बना रहा है। तो बताइए कौन सा अल्कोहल होगा? सेकंड डिग्री सेकंड सर। डिग्री। सेकंड डिग्री अल्कोहल होगा। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सर सेकंड डिग्री लिख सकते हैं या सेकेंडरी लिखना होता है? सेकेंडरी एक ही बात है। सी मस्ट बी सेकेंडरी अल्कोहल। गौर से देखिएगा। अच्छा सर उसने एस्टर को हाइड्रोलाइज किया तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा ना, तो वो तो फिर हमें ऊपर वाली एस्टर जो है उससे पता चलेगा ना। नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। आपने कहा ना सी मस्ट बी सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि उसने कीटोन बनाना है, ठीक है। सी मस्ट बी सेकेंडरी अल्कोहल, क्यों? बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन gives a ketone। सर ऐसे ही था ना बेटा, ये मैंने पहला पॉइंट लिखा। जी सर। बता टोटल कार्बन कितने थे? बेटे सर ऊपर देखना पड़ेगा। सर 4 कार्बन थे, 4 कार्बन। टोटल 4 कार्बन C4H8O2 थे, था ना, C4H8O2 ठीक है, टोटल था। 4 कार्बन है, ठीक है। और एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके बनता है। जी सर, C4H8O2 को हाइड्रोलाइज किया है ना, तो फिर एक एसिड बनेगा जो उसके साथ मतलब तो अल्कोहल में कितने कार्बन होंगे? सर सेकंड डिग्री है ना, तो उससे वो पता लगा सकता है ना कि मतलब एक कार्बन 2 से अटैच्ड है, तो मतलब या भाई तो एक 3 मिनट होगा। देखो, मेरी सर एक 3 मिनट मेरी बात। होंगे। बिल्कुल सही कहा, 3 कार्बन होंगे, बिल्कुल सही कहा, बेहतरीन बात कह दी। बताओ टोटल C4H8O2 था ना? जी सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ना सेकेंडरी है ना, तो मतलब एक कार्बन मतलब जो कंटेनिंग कार्बन है, कंटेनिंग कार्बन वो 2 से अटैच्ड होगा, तो फिर 3 कार्बन होगा ना, 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो उसके पास भी जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक के पास। हाँ, तो इसका मतलब है अल्कोहल में कितने कार्बन हो गए? सर 3 होंगे ना। 3 हो गए। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ओ भाई कहाँ रह गए, समझ आ रही नहीं आ रही है? हैदर कहाँ जी गए? सर। जी जी यही हूँ सर, आ रही है समझ। वो कह रहा है स्टूडेंट हाइड्रोलाइज ए सैंपल ऑफ बी। अब बी क्या है? ये देखो ना, बी एस्टर है, तो डेफिनेटली उस एस्टर को करोगे एक अल्कोहल बनेगा, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो डी बनेगा। डी तुम कह चुके हो कीटोन है, तो डेफिनेटली सेकंड डिग्री होगा। सेकंड डिग्री बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन तो चाहिए चाहिए, एक एसिड का। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था, ठीक है। टोटल कार्बन इज इक्वल टू 4। सर C3H6OH बनेगा ना। हाँ बेटा, मैं भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एस्टर इज मेड फ्रॉम एन अल्कोहल एंड एन एसिड। तो सी क्या होगा? देखो ये होगा, ये होगा सी। पर सर उसने स्केलेटल नहीं बोला, उसने स्ट्रक्चरल बोला। चलो CH3 CHOH CH3, अब सही है। सर C3H6OH क्यों नहीं लिख सकते, वो भी तो स्ट्रक्चरल नहीं है। वो कंडेंस फॉर्मूला है।
अच्छा ठीक है सर। बताइए which of your ester W, X, Y और Z has the same structure as that of ester B? सर नाम सेम होगा ना? आप खुद देख के बताइए, क्या ये आपको नजर नहीं आ रहा ये वाला? बताइए, ये प्रोपेन टूओल नहीं है? जी सर। और ये रहा एक कार्बन का एसिड, क्या नाम है इसका? जेड। जेड। सर ये ऊपर दिखा सकते हैं दोबारा? एक मिनट आपको दिखाता हूँ। आइसो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मिथानोएट। ये देखें, ये रहा। सही है सर, प्रोपाइल है। ठीक है ना? ये देखो, ये एस है, यानी ये देखो एक कार्बन का एसिड है और ये रहा अल्कोहल। जी सर। ठीक है, ये आ गया CH3। सर इसको दोबारा ऐसे ही बनाते हैं ना, ओ के बराबर में से काट के फिर एक साइड पे एच इसका, और हाँ, दूसरी इसका साइड पे OH, ये पानी बन गया। हम्म, अब देखो, सही ये है। दोनों को जोड़ दो, ये देखो एक ये आया, एक ये आया। वही एस्टर है। जी कह रहा है सर। which if any of your ester W is chiral, explain your answer। सर जेड कायरल है ना, जो अभी आपने ऊपर लिखा है, क्योंकि उसके चारों डिफरेंट, मतलब चारों उस पे डिफरेंट ग्रुप्स है ना। कहाँ है कायरल? नहीं अच्छा सर, नहीं, सी कायरल एच नहीं है, थ्री कायरल और नहीं है, वो डबल सॉरी बॉन्ड दोनों नहीं है। सर। जेड और वाई तो नहीं हो सकते कायरल। सर W डब्ल्यू हो होगा। सकता है, W भी नहीं है। बताओ बेटा। सर सर एक इसको सेकंड, खोल वो के देखना ऊपर दिखा पड़ेगा। दे सर, ऊपर दिखा दे, एक सेकंड में वो देख रहा था। सर एक्स भाई में सी एच टू सी एच थ्री है ना, एक्स भी नहीं हो सकता। X भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कोई भी नहीं है। वो भी नहीं है सर। हाँ सर, इफ एनी लिखा हुआ है। नो, बिकॉज नो कायरल कार्बन नो कायरल कार्बन इन 4 esters। चलो बेटा, हो गया पूरा। ठीक है बेटा, ये मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी मैं फोल्डर में, ड्राइव में भी डाल दूंगा। ठीक चलो है बेटा, सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अल्लाह हाफिज सर। बेटा, अल्लाह कल हाफिज। क्लास रखेंगे? कल होगी इंशाल्लाह। देखो बायो का पेपर है, प्रैक्टिकल, लेकिन फिर भी देखेंगे। ठीक है? सर बायो का पेपर तो परसों है ना। सर हाँ ठीक है। अल्लाह हाफिज हाँ सर। बेटा, अल्लाह सर हाफिज बेटा। पेपर में शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे नहीं, बिकॉज की कोई जगह छोड़, बीसी लिख दिया। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कर सकते, पूरा और कंप्लीट ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब ONE 1 की जगह मतलब 1 नंबर लिख दिया, या वो सेकंड तो लिख, डिग्री हाँ पूरा वो, लिखने की जगह 2 डिग्री लिख यार दिया। कोशिश करेंगे पूरा लिखेंगे। ठीक है? सर सही है। हाँ बेटा बोलो। तो जैसे आपने लास्ट सवाल करवाया था उसमें आप लाइन के बाहर लिख रहे थे, तो ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लाइन नहीं के लिख बाहर सकते, नहीं, बाहर स्कैन लिख हो, सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं लिख सकते। देखो मैं तो तुम लोगों को समझा रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा लिखता हूँ तो उस स्पेस में तो आएगा नहीं ना जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, वरना लिखना ठीक है नहीं है सर। आपने, स्कैन हो गई है, याद रखिएगा। ठीक है? चलो ठीक मेरा है सर। बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।